नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं तनुज गौरव आपके समक्ष फिर से एक बार हाजिर हूँ कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बात करने के लिए। अभी तक हम जो रूबरू होने का तरीका रखते आ रहे थे वो एक कविता का माध्यम था, लेकिन मुझे लगता है कि आज के कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कुछ समसामयिक, कुछ कंटेम्प्ररी इश्यूज़ हैं जिस पे बात करना अति महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये वैश्वीकरण की दुनिया में युद्ध बहुत सामान्य होते जा रहे हैं। और अगर हम इन सारे जटिल परिस्थितियों पर बात नहीं करेंगे तो बहुत बेईमानी होगी, ये अन्याय होगा। हमारे और आपके बीच जो चल रहे संवाद हैं वो निरर्थक साबित हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज के समाज में जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का जो हवा है, जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको बहुत आसान भाषा में, एक बहुत सरल भाषा में मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि आपको भी एक इस सारी वस्तु स्थिति का समझ हो, उसकी थोड़ी ज्ञान बढ़े और उस जो घरेलू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उससे किस प्रकार वो अलग होती हैं, इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सके। तो मैं शुरू करने से पहले आपसे बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूं। उसके पीछे कई कारण थे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आने वाले सारे सेशंस, आने वाले सारे डिस्कशंस हमारे लिए और आपके लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध कि क्या क्या कैलकुलेशंस हैं, क्या क्या मिस कैलकुलेशंस हैं, क्या क्या ओवर कैलकुलेशंस हैं, और क्या ये युद्ध जरूरी था? क्या इजराइल का ईरान पे हमला करना जरूरी था, या एक रणनीतिक साजिश है, या इसके पीछे और भी कई बातें हैं, वो सब हम समझेंगे। तो जब इजराइल ईरान पे हमला करता है तो ये बात कहते हुए हमला करता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जो इनरिचमेंट है, जो यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है, उसको मोर देन 60% बढ़ा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि 90% तक इनरिचमेंट अगर कोई यूरेनियम को करता है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो यहां पर ईरान बना रहा था या इनरिचमेंट कर रहा था, इस बात को लेकर आधार बनाकर इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल ने किस रिपोर्ट पे ये किया है? तो आइए, ये एक संस्था होती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसने एक सर्वे किया और बताया कि ईरान बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर इनरिचमेंट में ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट उसने ये साफ साफ मेंशन किया कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं मिले हैं जिससे ये बात साबित हो जाए कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ बढ़ रहा है या न्यूक्लियर वेपन बनाने की ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा है। तो फिर किस बेसिस पे ये किया गया? आखिर क्या कारण था कि इजराइल को इतनी जल्दी ईरान पे अटैक करना पड़ा, जबकि ईरान और यूएसए के बीच जेनेवा में मल्टीपल कन्वेंशन चल रहे हैं न्यूक्लियर डील को लेकर, आगे के प्लानिंग को लेकर। उस बीच इजराइल का हमला करना बहुत कुछ संकेत देता है। तो इस कैलकुलेशन को हम इस तरीके से समझेंगे कि एक इजराइल और ईरान आपस में सिर्फ नहीं लड़ रहे, यहां पे लड़ रही है इजराइल के पीछे खड़ी एक बड़ी पावर, और वो है यूएसए। जब भी इजराइल और ईरान आपस में टकराते हैं तो कभी भी सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं टकरा रहे, उसके पीछे ग्रेट पावर्स टकरा रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग एक बात जानते हैं कि ये ग्रेट पावर्स का स्ट्रगल होता है। मैं इसको बहुत जटिल नहीं बनाना चाहता, इसलिए बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इजराइल लड़ रहा है तो यूएस शामिल है इनडायरेक्टली। हाँ, ये बात ठीक है कि यूएस डायरेक्टली युद्ध में नहीं है। इजराइल ईरान अगर लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली है। तो एक तरीके से एक तरफ यूएसए है, एक तरफ रशिया और चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है, इनडायरेक्टली ही सही। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्यों इजराइल को ईरान पे हमला करना पड़ा। तो ईरान जिस बात का दावा करता है कि अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ती है ईरान की और इनरिचमेंट बढ़ता है जिससे वो बॉम्ब बना सकता है, तो पूरे रीजन की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, पूरे रीजन की सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाएगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो इस बात की सच्चाई को समझने के लिए हम जो इजराइल के अभी
करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके कुछ रिकॉर्ड्स को समझते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू 2012 से, इनफैक्ट उसके पहले से ये दावा करते रहे हैं कि बस 1 महीने में, बस 1 साल में, या बस 2 महीने में, या कुछ दिनों में ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। और ये पिछले 20 से 30 सालों से उनका ये क्लेम चलता आ रहा है, और 2025 में भी उन्होंने यही क्लेम किया कि ईरान जल्द ही न्यूक्लियर बम बना सकता है। तो सवाल यह है, यहां 2 सवाल उठते हैं कि क्या ईरान का न्यूक्लियर बम बना लेना वाकई रीजन को थ्रेटन करेगा, वाकई मिडिल ईस्ट को, वेस्ट एशिया रीजन को संकट में डाल सकता है, या और दूसरा सवाल यह होता है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। तो संस्था जो इसके लिए अलॉटेड है, जो चेक करती है, जो इंट्रोस्पेक्शन करती है, IAEA ने इसकी कोई संकेत नहीं दिए हैं कि ईरान ऐसा करने जा रहा है। दूसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई ईरान अगर ऐसा करता है तो कितना संकटग्रस्त हो जाएगा मिडिल ईस्ट। तो इसके लिए कुछ आसपास के एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसके लिए कुछ आसपास के ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जो ऐसे ही रीजन्स को थ्रेटन करने की बात करता रहा था। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर नहीं, और न्यूक्लियर नहीं, या ड्रॉप कर दिया उन्होंने बनाया था बट उन्होंने छोड़ दिया, एंड यूक्रेन वॉज इन्वेडेड बाय रसिया। आपको ध्यान होगा कि इराक में भी यही क्लेम किया गया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं, और हुआ यूं कि उस पर रिजिम चेंज कर दिया गया, उस ब्लेम को लगाते हुए सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। लीबिया के जो हेड थे गद्दाफी, उनके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं जो इस देश में, इस दुनिया में, इस रीजन में काफी अलग अलग तरीके से बात सामने आते रहे। तो फिर से एक सवाल उठता है कि अगर न्यूक्लियर नहीं होना खतरा है तो इतने सारे एग्जीक्यूशन, इतने सारे ऑपरेशंस क्यों चलाए जा रहे हैं? उन सारे के पास न्यूक्लियर नहीं था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां न्यूक्लियर है, जैसे नॉर्थ कोरिया, उनके पास न्यूक्लियर है, देखिए उन पे कोई अटैक नहीं। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर होना उस सिक्योरिटी को स्टेबल बना रहा है। जैसे इजराइल के पास न्यूक्लियर होने के बावजूद, ऐसा इजराइल क्लेम करता है कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है उस रीजन में, तो ईरान के हो जाने से फिर सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन हो तो वो सिक्योरिटी ज्यादा, वो रीजन ज्यादा सिक्योर हो, वो ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि न्यूक्लियर एक डिटरेंट पैदा करता है। अभी वो नहीं है, जैसा ईरान क्लेम करता है कि ईरान को यह मजबूर किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि आप अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो ऐसे अब्रप्टली कभी भी किसी पे अटैक कर देते हैं। तो ये इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है? अभी तक जो एक्सपर्ट्स की माने, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, उनका यह कहना है कि इजराइल और वेस्ट, स्पेशली अमेरिका एंड ब्रिटेन का 3 गोल है इस वॉर के पीछे। पहला, रिजीम चेंज। जो खोमनेई हैं, आयतुल्लाह खोमनेई, वो चाहते हैं कि वो हेड ना रहे। एक या तो कू हो, मिलिट्री कू, या फिर जो वहां की जनता है, वहां के जो लोग हैं, वो एक रिवोल्ट कर दें उनके खिलाफ। और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं ईरान की जो जनता है वो इस डिक्टेटरशिप में, सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप भी बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे स्थितियों में जनता का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जरूरत है। दूसरा गोल यह है वेस्ट और इजराइल का कि ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट या उनकी पूरी न्यूक्लियर कैपेसिटी को बर्बाद कर दिया जाए, र्यून कर दिया जाए। और तीसरा गोल है कि जब ये वॉर रुके, ये जब वॉर एंड हो, उसका शर्त ये हो
कि ईरान शुड अनकंडीशनली सरेंडर, बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा ईरान को। क्या फायदे हैं इन तीनों गोल के? अगर ये तीनों गोल अचीव हो जाता है या अचीव हो पाएगा भी या नहीं, इसके क्या क्या फायदे हैं? मैं इतिहास में पहले बाद में जाऊंगा, हिस्ट्री बाद में बताऊंगा कि ईरान और इजराइल क्यों ऐसे आज कितने कब से ऐसे चल रहा है, क्या ओरिजिन है इस कॉन्फ्लिक्ट का, क्या कब से शुरू हुआ। मैं उस पर बाद में बात करूंगा या अगले वीडियो में बात करूंगा, लेकिन उससे जरूरी है जो आज चल रहा है उसको समझें। तो ये जो 3 गोल मैंने बताया, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगर होता है, अगर ये तीनों गोल फुलफिल हो जाते हैं तो ये यूएस को और इजराइल, जाहिर सी बात है। तो ये फुलफिल होने का क्या मकसद है? मतलब यह है कि अगर रिजिम चेंज होता है, जैसे इराक में भी यही बात कही गई कि रिजिम चेंज करने के बाद रीजन स्टेबल हो जाए, रीजन स्टेबल नहीं हुआ। लीबिया के बारे में भी यही बात कही, अब ईरान के बारे में भी यही बात। ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ईरान इज द सिंगल कंट्री right now, is a single country which is anti-US in the Middle East and anti-West also. So ईरान एक थ्रेट क्रिएट करता है, थ्रेट इन द सेंस वो चैलेंज करता है वेस्ट की हेजीमनी को, यूएस की हेजीमनी को, और करता आया है। बाकी सारे कंट्रीज अब टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं यूएस या वेस्ट के करीब या उसके लॉयल होते दिख रहे हैं, लेकिन ईरान ऐसा आज भी अपने आप को बहुत मजबूती के साथ एंटी यूएस पॉलिसी और एंटी वेस्ट पॉलिसी के तौर पे बनाता और दिखाता रहा है। तो ये वेस्ट के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये रिजिम चेंज हो जाए, अगर ये उनकी पावर उनके हाथ से निकल जाए, जैसे 1970 के पहले हुआ करता था, एक पहला भी डायनेस्टी थी ईरान में जो प्रो यूएस पॉलिसी बनाती थी, जो यूएस के फेवर में पॉलिसी बनाती थी, यूएस के फेवर में सारी चीजें करती थी। तो ये सारी चीजें जब साथ में आएंगी तो जाहिर सी बात है कि यूएस के फेवर में सारी पॉलिसीज उसके फेवर में उस रीजन में एक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो गोल है जिसमें न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात की जा रही है, तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है इस बात में बारे में क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर जो पूरा फंक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो धरती के अंदर, जमीन के अंदर लगभग 80 से 90 मीटर अंदर पूरा वो फंक्शन होता है, पूरा ऑपरेशन वो डेवलप होता है। और ऐसा माना जाता है, एक्सपर्ट्स की माने तो सिर्फ यूएस के पास कैपेबिलिटी, और वो भी गारंटी नहीं है कि वो उसको बर्बाद कर दे, उस पूरे ऑपरेशन को जो चल रहा है वो पूरी मशीनरी को बर्बाद कर दे। क्योंकि यूएस के पास भी जो बॉम्ब है वो 60 टू 70 मीटर नीचे ही जा सकता है, 60 टू 70 मीटर जो नीचे है उसको बर्बाद कर सकता है, लेकिन 90 मीटर 100 मीटर तक उनका नीचे ऑपरेशन चल रहा है। तो ये एक फोर्ट बनाया है हुआ है उन्होंने धरती के नीचे, और वहां न्यूक्लियर वेपन एक तरीके से फंक्शन करता है, सॉरी न्यूक्लियर एनरिचमेंट उनका फंक्शन करता है। और कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये भी वो कहते हैं कि इवन यूएस इज सक्सेसफुल, उसको बर्बाद करने में अगर वो सफल हो भी जाते हैं, तब भी ईरान के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो फिर से न्यूक्लियर पावर को डेवलप कर ले, फिर से न्यूक्लियर इनरिचमेंट की तरफ बढ़ जाए। तो आप रोक नहीं सकते उनको, वो चाहेंगे तो बनाएंगे। इसलिए उससे बेहतर है कि उस रीजन को सिक्योर बनाए, उस रीजन को थ्रेटन ना होने दें, उस रीजन में इस तरीके से अब्रप्टली ईरान पर अटैक ना करें। ऐसा बहुत एक्सपर्ट का मानना है, ताकि एक पीसफुल रीजन डेवलप हो पाए, क्योंकि आप चाह कर भी उसको रोक नहीं पाए। तो इसलिए बेहतर है कि एक ऐसे बैलेंस ऑफ पावर को बनाया जाए जो स्टेबिलिटी लेकर आए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे प्रक्रियाओं में, वो ये है कि क्या इजराइल अपनी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या न्यूक्लियर बॉम्ब की बनाने की नीति को छोड़ेगा? क्या उसकी वजह से ये रीजन या ये पूरा क्षेत्र अनस्टेबल नहीं होता? क्या सिर्फ दूसरे कोई बना ले न्यूक्लियर बॉम्ब तभी अनस्टेबल होगा? तो ये भी एक सवाल है, और ये सवाल लगातार वेस्ट से भी और इजराइल से भी पूछा जाता है कि सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर
वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेना ही क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों समस्या पैदा कर रहा है? इजराइल का न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं समस्या पैदा कर सकता, जबकि उनके पास है, वो थ्रेटन करते हैं बाकी देशों को। तो ये सारे सवाल एक्सपर्ट्स के थ्रू या जो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझते हैं या पढ़ते हैं, वो भी ये पूछते हैं। ईरान एक इस बात के लिए भी मजबूती से जाना जाता है, क्योंकि अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है ईरान में कि जो बाकी देश कहीं ना कहीं आज न कल धीरे धीरे एक लंबे वक्त तक बढ़ते हुए उन्होंने यूएस के सामने एक तरीके से सरेंडर कर दिया, लेकिन ईरान मजबूती के साथ खड़ा है। 1970 का अगर इस्लामिक रिवॉल्यूशन देखें और उसके बाद का समय देखें तो ईरान एक ऐसा देश बनकर उभरा जिसने टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ाया, जिसने अपने सिविलाइजेशन को और मजबूत किया और कहीं ना कहीं एक एंटी यूएस वेस्ट पॉलिसी को बनाए रखा। हाँ, ये बात है कि ईरान को बहुत सारी चीज़ों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवहारों का, लोकतांत्रिक राजनीति या लोकतांत्रिक संस्कृति का मौजूद न होना, उसकी वजह से महिलाओं के साथ भेदभाव होना, महिलाओं की वो आज़ादी छीन जाना, ये तमाम सवाल ईरान के हुक्मरानों से पूछे जाते हैं। लेकिन आज की जो हालात हैं, जो युद्ध की हालात बनाए गए हैं, उसके कारण बिल्कुल अलग हैं, उनके कारण बिल्कुल जटिल हैं, और उस जटिलता को मैं समझाने के लिए ही आपके पास हूं। तो ईरान और इजराइल इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में अगर स्टेबिलिटी की कमी हुई, अगर अस्थिरता फैली, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। ईरान एक बड़ा सिविलाइजेशनल पावर है और ईरान एक बहुत पर्शियन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, वहां से यहाँ तक का सफ़र तय किया उन्होंने। तो कल्चरली भी बहुत साउंडेड है वो रीजन, ईरान का जो रीजन है, और उनकी जो ज्योग्राफी है ईरान की, वो बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। आप देखेंगे कि वहाँ पे पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो रोकने की भी कई बार धमकी देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर रुकता है तो पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए और जो ट्रेडिंग पास है उस पर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उनके अपने प्रॉक्सीज हैं जो उनके बदले यूज लड़ते हैं। हौथी यमन में, जो स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडप है, जो रेड सी से अरबियन सी को या गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ईरान को इस हालत में ना धकेलें कि वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाए। और कुछ का कहना है कि ईरान और इजराइल अगर एक दूसरे से बहुत दिन तक युद्ध लड़ते रहे तो इजराइल बहुत जल्दी अपने सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे हथियारों के साथ बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि उसके पीछे यूएस बहुत मजबूती के साथ खड़ा होता है। तो ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब मैं आपको देना चाहता था, और कहीं ना कहीं ये इस तरीके से निकल कर सामने आज आ रहा है कि इजराइल और ईरान उस रीजन को, उस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने के साथ साथ पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक अस्थिर व्यवस्था फैल सकती है, इसका खतरा पैदा हो रहा है। बाकी और भी समझेंगे कि आखिर ये क्यों शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और इसके और क्या आगे परिणाम हो सकते हैं अगले वीडियो में। बाकी ये कैसा लगा और क्या सवाल आपके मन में आ रहे हैं, जिस तरीके से भी के सवाल आते हों, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, जय हिंद।